हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, बात करेंगे जीएसटी की। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लो प्यारे बच्चों, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। आप अभी सामने देख रहे हैं सब। बेटा इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस लेवाए होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है आपको सबसे पहले ये जानना है, और फिर बेटा बेस से स्टार्ट करेंगे। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? कोई आप में से बताना चाहे? बेटा डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसके ऊपर लेवाए हो रहे हैं उसी को पे करना है। दैट मीन्स डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। बाबू फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स सबसे कॉर एग्जाम्पल। पहले इंडिया में वेल्थ टैक्स भी लगता था डायरेक्ट टैक्स में से, अब बेटा एक ही टैक्स है इनकम टैक्स। जिसके ऊपर लग रहा है बेटा उसी को टैक्स देना है, वो किसी और इंसान से पैसे नहीं मांग सकता। कहने का मतलब है बेटा एक इंसान ने इनकम कमाई 10 लाख के ऊपर मान लो इंडिया में इनकम टैक्स है 1 लाख रुपए, तो बेटा उस 10 में से ही उसको एक पे करना है, उसके पास बचेंगे 9। वो ये नहीं कह सकता किसी इंसान को कि मेरे को दे दे बेटा और मेरे पास 10 ही रह जाए। ठीक है जी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं बेटा जिनका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब लेवाए किसी और के ऊपर होते हैं बेटा, लेकिन पे करता है हमेशा कोई और। बाबू एग्जाम्पल के तौर पे जीएसटी एग्जाम्पल हमारा हमेशा का सेम है बेटा। बाबू आप डोमिनोज पिज्जा खाने गए, मैं पिज्जा का नाम भी बता दूं आज आपको। बाबू आप डोमिनोज पिज्जा खाने गए और बेटा आपने पिज्जा ऑर्डर किया जिसकी वर्थ है मान लो बेटा मैं बोलता हूं 300 रुपी। बिल आएगा बेटा, सेल प्राइस ऑफ पिज्जा 300 प्लस जीएसटी एट द रेट 5% 15 रुपए, और 315 रुपए डोमिनोज अपने कस्टमर से रिकवर कर लेगा। सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अभी मैंने बोला। बाबू लेवाए किसी और के ऊपर होता है, पे कोई और करता है। टैक्स लेवाए तो डोमिनोज के ऊपर हो रहा है बेटा, पे कौन कर रहा है? आप। डोमिनोज क्या कर रहा है बेटा? बर्डन शिफ्ट कर रहा है टैक्स का। पे उसको कर रहा है बेटा, आपसे चार्ज कर रहा है बेटा, और आपने 315 दिए, ये 15 रुपए उसने टैक्स उठा के गवर्नमेंट को जमा करा दिया। क्या ये 15 रुपए डोमिनोज ने अपनी जेब से दिए? इसीलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि बेटा इसका बर्डन शिफ्ट किया जाता है, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कभी शिफ्ट नहीं हो सकता। बात समझ में आई अभी तक मैंने जो बोली? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। और डिफरेंस बताता हूं वैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। सर डायरेक्ट टैक्सेस किसके ऊपर लगते हैं? सर डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं इंडिविजुअल के ऊपर, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, कंपनीज के ऊपर, कॉर्पोरेट के ऊपर, यानी कि एंटिटीज पे लगते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बेटा ये किसी इंसान किसी कंपनी पे नहीं लगते, ये हमेशा लगते हैं गुड्स और सर्विसेज पे। समझ आई बात? ये दूसरा डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टनरशिप फर्म, किसी कंपनी, कॉर्पोरेट पे नहीं लगते, ये गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं बेटा। बढ़ाएं बात को आगे। लो प्यारे बच्चों सब सामने देखना बेटा। जीएसटी तभी अच्छे से समझ में आएगा जब आप हिस्ट्री में जाओगे। तो पहले बेटा मैं हिस्ट्री में जाऊंगा, फिर बेटा जीएसटी समझाऊंगा। आपको बता देता हूं जीएसटी आने से पहले एक टैक्स लगता था वैट, और उससे भी पहले एक टैक्स लगता था सेल्स टैक्स। शुरुआत करेंगे सेल्स टैक्स से, फिर बात को लेकर आऊंगा वैट पे, और फिर बेटा बात को लेकर जाएंगे जीएसटी पे, ताकि क्लैरिटी पूरी आए। ठीक है ना? और बेटा मजा आ जाएगा, यकीन मानना। आज का लेक्चर इतना पावरफुल होगा कि आपको अकाउंट्स में भी हेल्प करेगा, पक्का बोल रहा हूं। ठीक है जी, बहुत आराम से सुनना। बाबू अभी तक का हमने टेबल बनाया। मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर को, होलसेलर गुड्स बेचता है रिटेलर को, और बेटा रिटेलर गुड्स बेचता है कंज्यूमर या कस्टमर को। ठीक है ना? ऐसे ही होता है बेटा। सबसे पहले बात कर रहा हूं सेल्स टैक्स जब आया था, सुनना बहुत आराम से बेटा। सेल्स टैक्स आया था, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को प्रोडक्ट बेचा। लेट सपोज द सेल प्राइस इज ₹100। ठीक है? और बेटा मान लो सेल्स टैक्स का रेट था बेटा 10%, तो बेटा 10 के ऊपर 10% 10 रुपए, 110 रुपए इसने होलसेलर को कहा ला भाई 110 रुपए दे मेरे को।
होलसेलर ने 110 दे दिए बेटा। अब होलसेलर के एंगल से सोचोगे बेटा, होलसेलर को प्रोडक्ट का परचेस प्राइस कितने का पड़ा? 110। इसने कहा यार मैं भी कुछ कमाऊंगा, मैं तो नहीं ऐसे बेच सकता, 110 का थोड़ी बेच दूंगा, मैं भी तो कुछ कमाऊंगा। इसने मान लो सोचा कि ये 10 रुपए कमाएगा। इसने जब रिटेलर को गुड्स बेचा तो बेटा बेचा 120 प्लस सेल्स टैक्स कितने रुपए बेटा? 10%। बेटा 120 का 10 132। इसने रिटेलर को कहा ला भाई 132 दे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, कोई भी अपनी पॉकेट से नहीं देता। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से निकलवा लिए और बेटा होलसेलर ने रिटेलर से 132 निकलवा लिए। अब बेटा रिटेलर को कितना पड़ा बेटा? रिटेलर को परचेस प्राइस पड़ा 132। रिटेलर ने कहा मैं थोड़ी 132 में बेच दूंगा, मैं भी कुछ कमाऊंगा, मैं कमाऊंगा 18 रुपए। इसने कहा मैं बेचूंगा 150 का। सेल प्राइस 150 रुपए प्लस सेल्स टैक्स एट द रेट 10%, यानी कि बेटा 15 रुपए। इसने बेटा कंज्यूमर से 165 रुपए ले लिए, यानी कि कंज्यूमर को सामान पड़ा 165 का। कोई दिक्कत तो नहीं अब तक? ये सेल्स टैक्स था, ठीक है ना। वैट में मजा आना शुरू होगा। सर आपको बता देता हूं, नाम वैट है, ठीक है ना। और इंडिया में तो यार मैं क्या बोलूं, लोगों को इतनी कम नॉलेज है, इतनी कम नॉलेज है, ठीक है ना। आपको आज तक यही बताया जाता है वैट एक टैक्स है ना। वैट कोई टैक्स नहीं था, जरूर इसका नाम वैल्यू एडिशन टैक्स है। वैट इज नॉट अ टैक्स, वैट इज अ सिस्टम। वैट एक सिस्टम का नाम है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन सिस्टम बेटा। इसे कभी वैट टैक्स नहीं था कोई भी। टैक्स का नाम तब भी सेल्स टैक्स था। चलो जी खैर सुनना बाबू, खैर क्या ही बोलूं बाबू, मुझे किसी की नॉलेज की बात नहीं करनी। आप यहां पर आ जाओ सामने बेटा। अब मैं आपको फर्क दिखाता हूं कि इन दोनों सिस्टम में फर्क क्या था। यकीन मानना, आप और मैं, अगर मान लो मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं, एक सर्विस बेच रहा हूं, मैं एक ही तो सर्विस बेच रहा हूं। आपको पता है बेटा मैं सुबह से लेकर रात तक कितने गुड्स कितने सर्विसेज कंज्यूम करता हूं एज अ नॉर्मल पर्सन। आप और मैं जब सुबह उठते हैं और जब रात को सोते हैं, कम से कम 50 कंपनी के प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। यानी कि बेटा देखो, हम प्रोड्यूसर एक गुड्स के हो सकते हैं, एक सर्विसेज के हो सकते हैं, या ट्रेडर एक गुड्स के हो सकते हैं, एक सर्विस के। वी आर अ कंज्यूमर ऑफ 50 प्रोडक्ट। तो बेटा कंज्यूमर के एंगल से सोचना, फायदा किसमें मिला आपको? वैट में मिला या सेल्स टैक्स में मिला? और यकीन मानना बेटा वैट में बहुत सारे फायदे थे। सेल टैक्स के सारी कमियां तोड़ते हुए बेटा वैट आया था। और जब वैट आया था ना, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, यूपी इज द लास्ट स्टेट टू अडॉप्ट द वैट। और पता कितने धरने हुए थे इंडिया में? सोच भी नहीं सकते जब वैट लगाया जा रहा था कितने धरने हुए थे। क्यों? पॉलिटिशियन कहते हाँ वैट वैट वैट, पता किसी को कुछ नहीं, धरने पे बैठ जो सारे बैठ गए, ये नहीं पता हमारे फायदे में वैट। कौन समझाए अनपढ़ों को? इतने सारे कानून आते हैं बेटा, पॉलिटिशियन रूल करते हैं कि नहीं? चाहे वो किसानों के लिए कानून है, पता नहीं कितने भले के होगा बेटा। 1 लाख किसानों को अगर इकट्ठा करके पूछ लो ना कानून क्या है, तो बेटा 99,000 को कानून नहीं पता होगा क्या है। मानते हो ना? ऐसे ही चलता है ना बेटा। अभी देखना वैट के कितने फायदे थे। लो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं बेटा। सेल प्राइस अब भी ये 100 का बेच रहा है। हम क्या करेंगे, सारी बातें यहां से सेम सेम उठाएंगे ताकि बेटा कंपैरिजन इजी हो। ठीक है जी बाबू। सेल्स टैक्स लगाना है 10%। प्यारे बच्चों, सेल्स टैक्स लगाने से पहले मैं एक बात बता देता हूं बेटा। यहां पर एक कमी थी, कमी का नाम बता देता हूं बेटा। अगर आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा हो तो यहां हमेशा टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। दिखाऊं कैसे? आपने 100 का सामान बेचा, 10 रुपए टैक्स चार्ज करा, 110। आपने होलसेलर को कितने का दिया? 110। 110 इसने का मैं तो बेचूंगा 10 रुपए, मार्जिन कमा कर, यानी कि 120। जब ये 120 का बेचने लगा, इसमें टैक्स है कि नहीं है? है। कैसे है टैक्स? 10 रुपए इसका प्रॉफिट है और 110 रुपए पिछले, 110 में टैक्स है कि नहीं है? है। आपने टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया। ठीक है, इसने 132 का खरीदा, 150 का ये बेचेगा। सर 150 में टैक्स है कि नहीं है? कितनी बार टैक्स है? 2 बार। सर है कि नहीं है टैक्स? दिखाई दे रहा है 2 बार टैक्स है। सर इसको हम पता है क्या बोलते हैं? कास्केडिंग इफेक्ट। लिमिटेशन पूछी जाती है आपसे, जीएसटी की मेरिट पूछी जाती है। जीएसटी में क्या मेरिट है? जीएसटी कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव कर देता है। वो वैट भी करता था। ठीक है ना? ये कमी समझ में आई? सरकार को लोगों ने बताई ये कमी है सेल टैक्स में। सरकार ने कहा हम वैट में दूर कर देंगे, पक्का कर देंगे दूर। टैक्स के ऊपर टैक्स कभी नहीं लगेगा। कैसे दूर करा समझना है आपने। सब प्यारे बच्चे सामने देख रहे हैं। सर
मैं बहुत ऊंचे लेवल से लेकर आ रहा हूं आपको, ठीक है ना। ढंग से पढ़ोगे जिंदगी में जीएसटी तंग नहीं करेगा, क्योंकि बता देता हूं 12th में भी टॉपिक है दो जगह, बिजनेस में भी है, इको में भी है, तो ढंग से पढ़ लेना, आज ही मेहनत कर लो। क्लियर है बात? चलो बेटा, सेल टैक्स लगा, अगेन रेट 10% मानेंगे ताकि सब कुछ कैलकुलेशन इजी बनी रहे। तो आपने होलसेलर को कहा ला भाई होलसेलर 110 रुपए दे दे, होलसेलर ने 110 दे दिए, लेकिन यहां सरकार ने नियम बदल दिया। सरकार ने कहा होलसेलर तू जरूर 110 दे के आया है, लेकिन तू कभी यह मत मानियो कि तुझे सामान 110 का पड़ा। तुझे सामान कितने का पड़ा? तुझे सामान 100 का ही पड़ा। होलसेलर ने अपनी जेब से 110 दिए और गुड्स ले आया। सरकार ने कहा होलसेलर तुझे मानना है तुझे सामान 100 का ही पड़ा, इस 10 की तुझे छूट दे देंगे जब तू सेल के ऊपर टैक्स दे देगा, यानी कि इस 10 का तुझे बेनिफिट जरूर देंगे। होलसेलर ने कहा ठीक है, मैं 110 दे के आऊं, आप 10 का बेनिफिट दोगे, मैं मान लूं 100 का? हाँ मान लो 100 का। चलो जी बढ़ाओ बात को आगे। इसने कहा कि मैं सामान 100 का मानूंगा। बेटा यहां पर इसने कितना मार्जिन जोड़ा था? 10 रुपए। 110 का इसको सामान पड़ा था, 120 का बेच रहा था, 10 ही तो जोड़ा था, तो सर हम यहां पे भी 10 ही जोड़ेंगे, यानी कि ये अब जो प्रोडक्ट बेचेगा वो 110 का बेचेगा। क्यों? क्योंकि इसको सामान कितने का पड़ा? 110 का नहीं पड़ा, 100 का पड़ा। इस 10 की सरकार छूट देने वाली है। क्लियर बात? अभी तक बात समझ में आई? बेटा इसने सेल्स टैक्स चार्ज किया कितने परसेंट? 10%, यानी कि बेटा 11 रुपए इसने 121 रुपए रिटेलर से ले लिए। अब सुनना, सरकार इसे क्या कहेगी? सरकार इसे कहेगी लाओ जी सेल पे टैक्स दो। अब ये सेल पे टैक्स देने लगा है अपनी। सेल टैक्स है 11 रुपए। सरकार ने कहा था जब तू सेल पे टैक्स देगा तब मैं परचेस का टैक्स तेरा माफ कर दूंगी, छूट दे दूंगी। आज तो छूट ले ले। जब ये 11 रुपए टैक्स देने लगा, इसने परचेस के टैक्स की छूट दे दी। परचेस पे कितना टैक्स दे गया था? 10 रुपए। तो सरकार ने कहा आज तू बस 1 ही रुपया दे दे बस टैक्स। अब सुनना बहुत प्यारे, बहुत आराम से प्यारे बच्चों। बेटा इसने टोटल 11 रुपए टैक्स दिया, 10 रुपए परचेस के टाइम और 1 रुपया अब। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं 11 के 11 रुपए इसको रिटेलर ने दिए, इसने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दिया। 11 के 11 रुपए कौन दे के गया इसको? रिटेलर दे के गया ना। कैसे 1 रुपया भी अपनी जेब से दिया? सर इस टैक्स की ब्यूटी है, सारा टैक्स कंज्यूमर देता है, कोई टैक्स नहीं देता, ना मैन्युफैक्चरर देता, ना होलसेलर देता, ना रिटेलर देता, सारा टैक्स दे कौन रहा होता है? अल्टीमेट कंज्यूमर। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाऊं बात को आगे धीरे धीरे। सर रिटेलर को सामान कितने का पड़ा? 121 का नहीं। सरकार ने क्या बोला? रिटेलर जो तू परचेस पे टैक्स दे के आया है उसकी तुझे छूट देंगे जब तू सेल पे टैक्स देगा। तो तू पैसे जरूर 121 दे के आया, लेकिन क्या सोचेगा तू? सामान तुझे कितने का पड़ा? 110 रुपए का। ठीक है जी, रिटेलर ने सोचा मुझे 110 का पड़ा है। सर इस एग्जांपल में रिटेलर ने कितने रुपए जोड़े थे? 18। सर बता दो, परचेस प्राइस 132 था और सेल प्राइस 118 जोड़े थे ना, यहां पे भी 18 ही जोड़ेंगे। सर 110 का सामान पड़ा, इसने 18 जोड़े, इसने 128 का बेच दिया और कंज्यूमर को कहा लाओ जी सेल टैक्स दे दो मुझे 12.8, यानी कि बेटा 10%। मैं 13 लिख दूं रफली। बेटा इसने 141 रुपए रिटेलर से, कंज्यूमर से ले लिए। अब ये सेल पे टैक्स देगा, सेल पे इसने टैक्स देना है बेटा 13 रुपए, लेकिन सरकार ने क्या कहा? परचेस के टैक्स की छूट ले ले। तो चुपचाप इसने ले ली बेटा छूट। टैक्स कितना दिया? 2 रुपए। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं रिटेलर ने अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया। 11 रुपए परचेस पे दे के आया था और 2 रुपए अब दिए 13। 13 के 13 किससे ले लिए? कंज्यूमर से। अब पूरे सिस्टम देख लो बेटा, क्या किसी ने टैक्स दिया? ना मैन्युफैक्चरर ने दिया, ना होलसेलर ने, ना रिटेलर ने। किसने दिया टैक्स? कंज्यूमर ने। सर कंज्यूमर को सामान कितने का पड़ा? 141 का ही पड़ा, क्योंकि कंज्यूमर थोड़ी अब बेचेगा, कंज्यूमर तो कंज्यूम कर लेगा। सर एक बात बताओ, सारा टैक्स कंज्यूमर ने दिया 141, पहले जो सामान 165 का था वो 141 का था, 24 रुपए सस्ता सामान, और लोग धरने पे बैठ गए थे। वैट आ रहा है, वैट, बहुत मुश्किल टैक्स ला रही है सरकार। अबे तुम्हारा इतना भला कर रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आती कुछ? यूपी इज द लास्ट स्टेट, नो डाउट। ठीक है ना, कोई डाउट ही नहीं है मुझे अनपढ़ों में। इतनी बात ओके। सर
अब आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इस टैक्स का नाम, मतलब आपके लिए टैक्स, हमारे लिए तो सिस्टम है, वैल्यू एडिशन सिस्टम। पता है इसका नाम वैल्यू एडिशन क्यों है? क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए बताता हूं, वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगता है। सब सामने देख रहे हैं बेटा, होलसेलर ने 100 का सामान खरीदा ना, मतलब खरीद दिए तो पैसे 110, पर सामान इसको कितने का पड़ा? 100, और बेचा जब कितने का बेचा? 110। सर कितनी वैल्यू ऐड करी होलसेलर ने? 100 का खरीदा, 110 का बेचा, वैल्यू ऐड कितनी करी? 10 रुपए। 10 रुपए का 10%, मेरे इसमें तो 10% रेट है ना, 1 रुपए। देख लो बेटा, सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स जाता है, तब इसका नाम वैल्यू एडेड मेथड है, ऐसे नहीं है। यहां देख लो सर, रिटेलर को सामान पड़ा 110, उसने बेचा 128, वैल्यू ऐड करी 18, 18 का 10% 1.8, मैंने राउंड ऑफ किया हुआ है 2 रुपए, क्योंकि सिर्फ वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स जाता है, इसीलिए इसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर बात? यार इसके तो चीते हम। जैसे आप बैठे हो ना, एक दिन पढ़ा रहा था मैं ऐसे ही MMU में, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी बराड़ा में, ठीक है ना, ऐसे पूरा हॉल भरा पड़ा था कच्चा कच, उनको पढ़ा रहा था BCom MCom के पास बच्चों को, GST जब आया था कि GST क्या चीज है। हाँ जी, ओके क्या इतनी बात? बढ़ाऊं बेटा बात को आगे। सर वैट और GST में मेथड बिल्कुल सेम है, यानी कि टैक्स ऐसे ही लगता है बेटा, वैल्यू एडेड पे ही टैक्स लगता है। वैल्यू एडेड सिस्टम का नाम है, सच मायने में कोई टैक्स का नाम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो ये 10 रुपए की आपको छूट मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ITC। सर इसको हम बोलते हैं ITC। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आई बेटा? बाबू, जब आप परचेज पे टैक्स देके आते हो तो सरकार कहती है इसका बेनिफिट देंगे जब सेल पे टैक्स देगा, इस बेनिफिट का नाम है ITC। ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इस टैक्स का क्रेडिट देंगे आपको। ऐसे ही बेटा, जब रिटेलर देकर आया था 121, तो बेटा ये परचेज पे टैक्स देकर आया था 11, तो सरकार ने कहा था इसका बेनिफिट देंगे जब सेल पे टैक्स देगा, इसे हम क्या बोलते हैं प्यार से? ITC। समझ आई इतनी बात? नमन फोन छोड़ दे भाई। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इधर वाले घर से उधर वाले घर से? अच्छा ठीक है। लो बात समझ आई बेटा इतनी? मैंने कहा उधर वाले घर का तो देख जरूरी है, इधर वाला तो छोड़ा भी जा सकता था। बाबू कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात में? बढ़ाऊं बात को आगे। बेटा वैट में ऐसी क्या कमियां थी जो बेटा GST लाने की जरूरत पड़ी? सर अच्छा खासा तो चल रहा था, दिक्कत क्या थी? यूनिफॉर्मिटी की। बेटा वैट कौन लगाता था, पहले इस बात को समझना जरूरी है। आपको बता देता हूं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक आर्टिकल है जिसमें ना 3 तरीके की लिस्ट प्रोवाइडेड है। पता है ना, ये कभी ना कभी पढ़ा होगा बेटा, हिस्ट्री में पढ़ा है कभी? अच्छा पता है फिर तो बच्चों को। बेटा पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, सेकंड लिस्ट का नाम है स्टेट लिस्ट, और बेटा थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। सर ये वो मैटर है जो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी, हैंडल करेगी। ये वो मैटर है बेटा जो स्टेट गवर्नमेंट के है, और कॉन्करेंट बेटा दोनों मिलके मैनेज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बता देता हूं, सेल्स टैक्स का मुद्दा यहां लिखा गया है, यानी कि सेल्स टैक्स से जितनी कमाई होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की कमाई है, ठीक है। अब बेटा सारी इंडिया में तो इतनी सारी स्टेट, 29 स्टेट थी बेटा, सब वैट लगाती थी अलग अलग। अब बेटा जब 29 लोग एक टैक्स को लगाएंगे और अपनी स्टेट के लिए अलग अलग लगाएंगे, तो किस यूनिफॉर्मिटी अचीव करने की बात कर रहे हो आप? कोई यूनिफॉर्मिटी अचीव हो सकती है? सर हरियाणा गवर्नमेंट अलग, यूपी गवर्नमेंट अलग, उत्तराखंड अलग, और सच मायने में अलग थी। याद करा देता हूं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 ही मिनट लगेंगे याद कराने में। सर जब तक वैट लगता था होता क्या था, हमारी यूपी गवर्नमेंट, मतलब अभी मैं वर्ड नहीं बोलना चाहता, खैर छोड़ो बाबू, यूपी में ऑटोमोबाइल आप खरीदते थे, कोई कार खरीदते थे, कोई बाइक खरीदते थे, टैक्स था 14.5%, ठीक है ना। हरियाणा गवर्नमेंट कार पे लेती थी 5%, और उत्तराखंड लेती थी बेटा 12%, हमारे यहां 14.5%। अब होता क्या था, जब हमें कार खरीदनी होती थी हम कहते थे अरे यार आधे घंटे का रास्ता नहीं है, यमुनानगर से लिया 50,000 सस्ती पड़ेगी। क्यों सस्ती पड़ेगी 50,000? क्योंकि वहां टैक्स रेट है 5% और यहां 14.5%।
और अगर आप आपको लगता है बेटा आपको नहीं इतनी कमाई करनी है, आपका कोई रिश्तेदार नहीं रहता बेटा हरियाणा में कि गाड़ी आपके नाम रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, तो फिर भी आप उत्तराखंड से खरीदते थे कि 2.5% तो वहां भी बच जाएगा बेटा, वहां पे भी 20-25 हजार रुपए बच जाएंगे आपके टैक्स के नाम के। तो सर देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, और दिखाई दे रहा होगा बेटा यूनिफॉर्मिटी नहीं है। 5, 12 और 14.5 हर स्टेट अपने हिसाब से लगी हुई है बेटा टैक्स लगाने में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा यार ये कमियां हमें दूर करनी है, हमें तो यूनिफॉर्मिटी अचीव करनी है। अब कैसे अचीव करी जाए बेटा यूनिफॉर्मिटी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा मैं लगाऊंगी जीएसटी। स्टेट कहां मानने वाली? स्टेट मान जाएंगी? स्टेट के कैसे लगाएगा तू जीएसटी? हमारे को पावर है, स्टेट लिस्ट में लिखा गया सेल टैक्स हम लगाएंगे, तू कैसे लगा देगा? अब इसी वजह से बेटा जीएसटी आने से पहले कितने पेज थे दिखाई दे रहे होंगे आपको। अब सबसे पहले बेटा स्टेट को राजी करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो स्टेट को राजी किया गया। कैसे राजी किया गया सुन लो। हर स्टेट से पूछा गया आप अपना सेल टैक्स का रेवेन्यू लिखवा दो। किसी ने लिखवाया जितना भी लिखवाया, 3 लाख करोड़, किसी ने लिखवाया 50,000 करोड़, किसी ने लिखवाया 25,000 करोड़, जितना जिसका था उसने लिखवा दिया। आप सबको समझाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने समझाया देखो जीएसटी मुझे लगाने दो, जितना टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा आपको इसी रेशो में बांट देंगे जिस रेशो में आप वैट से कमाते हैं, लेकिन लगाने मुझे दो ताकि यूनिफॉर्मिटी अचीव हो सके। अब स्टेट को कोई दिक्कत थोड़ी है, जब उनको पैसा तो मिल ही रहा है बेटा। तो स्टेट ने कहा एग्रीड। सर लेकिन आपके एग्री करने से क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर ही नहीं है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। पता है आपको ये बात? सबसे पहले जीएसटी आने पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था और स्टेट लिस्ट से यहां पर पावर हटवाकर यूनियन लिस्ट में डलवाई गई थी पावर। सबसे पहला काम यह हुआ था। फिर जीएसटी लॉ को बेटा पास किया था फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, देन सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट के साइन हुए, तब जाकर जीएसटी लॉ बना। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं जीएसटी एक्ट 2016 में पास हुआ, चाहे जीएसटी लगा 1 जुलाई 2017 को। पास ये 2016 में ही हो गया था नवंबर में। ठीक है, शायद इतना बेस अभी बहुत होगा। ठीक है ना, इतनी बात ओके। बढ़ाऊं बात को आगे। सर जीएसटी में कितने तरीके के टैक्स रेट है? सर बोल दो यार, कुछ तो पता ही होगा यार, इतना कुछ पढ़ा आपने। 3? अरे 5 थे यार। जीएसटी में बेटा 5 तरीके के टैक्स रेट है। और सर लॉजिक पे सुनना, सब आपको कह देते हैं अच्छा 0, 5, 12, 18, 28। अपना काम रटवाने वाला नहीं है, ठीक है ना। बहुत आराम से सुनना, मैं लॉजिक बता के याद कराता हूं ताकि आपको पूरी जिंदगी याद रहे। सर जीएसटी में 5 तरीके के टैक्स रेट है, 0, 5, 12, 18, 28। इसके अलावा बेटा कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स रेट भी हैं, ठीक है ना। जैसे कि बेटा गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी पे 3% टैक्स है, वो स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स है। स्पेशल को हम कहीं गिनते नहीं है बेटा, ठीक है ना। ये मेन 5 चीजें अभी आराम से, पहले इनके बारे में बात, फिर स्पेशल की बात भी करूंगा। सर 0% टैक्स ये किस पर होता है? हमेशा मैं कहता हूं आप गवर्नमेंट होंगे ना, या मैं भी गवर्नमेंट होऊंगा, कानून जैसा है ना कमी नहीं निकाल सकते आप एक भी। ये धरनों पे बैठना बहुत आसान है बेटा, पढ़े लिखा बंदा धरने पे नहीं बैठता, उसको पता है हर चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक बनी हुई है। सर इंडिया में जितने खाने पीने की चीजें बिकती हैं, जो खुली बिकती हैं, दैट मीन्स इट इज अ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट, खाने वाला सामान है और ब्रांडेड नहीं है, वो सब पे कोई टैक्स नहीं है और कोई भी सरकार होगी टैक्स नहीं लगा सकती। खुला बेसन, खुला आटा, मक्खन, दही, घी, सब्जी, फ्रूट, जो मर्जी खरीद लो, खुला, खुली दालें, कोई टैक्स नहीं है। सर खाने पीने में टैक्स लगाना कोई ठीक बात भी नहीं है, समझ रहे हो ना बेटा। बेसिक जरूरत, नेसेसिटी है बेटा, नेसेसिटी पे कौन टैक्स लगाता है, ठीक है ना। इसके अलावा बता देता हूं बेसिक कॉस्मेटिक इज ऑल्सो टैक्स फ्री। बेसिक कॉस्मेटिक, ठीक है ना, चूड़ा, बिंदी, काजल इज टैक्स फ्री। बेसिक कॉस्मेटिक बाबू 5% वाला स्लैब। सर खाने पीने की ब्रांडेड चीजें सब पे 5%। मतलब सर हमें खुला बटर नहीं खाना, हमें अमूल बटर खाना है। सर जब ब्रांडेड खा सकते हो फिर बेटा टैक्स देने में क्या हर्ज है। हमें आटा खुला नहीं खाना, हमें तो आशीर्वाद आटा खाना है, सर फिर टैक्स दो 5% चुपचाप से सरकार को।
आपका बोलने का राइट भी नहीं बैठता फिर तो। अगर आप ब्रांडेड खा सकते हो तो अगर ब्रांडेड खा सकते हो फिर टैक्स देने में क्या हर्ज है भाई? सरकार की सोच बिल्कुल ठीक। मेरे को भी कानून बनाना आता तो मैं कमी नहीं निकाल सकता इसमें बिल्कुल भी। क्लियर है ना बात? 28% किस पे लगता है? हर लग्जरी पे 28% टैक्स है। लग्जरियस कार खरीदेंगे 25 लाख 50 लाख करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए सब पे 28% टैक्स। कुछ भी लग्जरी खरीद लो आप, जरूरी नहीं है मैं कार की बात कर रहा हूं, आप बहुत बड़े बड़े सेंट्रलाइज एसी प्लांट लगवाते हैं बेटा, या एसी खरीदते हैं, या प्लाज्मा टीवी खरीदते हैं, कर्व टीवी खरीदते हैं, सब लग्जरी है। सारी लग्जरी पे 28% टैक्स है। जब लग्जरी खरीद सकते हैं फिर टैक्स देने में क्या दिक्कत है भाई? क्लियर बात? सर इसके अलावा बता देता हूं, बहुत सारे टैक्सेस के ऊपर सेस भी लगते हैं। सेस क्या होता है बेटा? सेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है ना, है ये भी टैक्स ही बेटा। जैसे कि बता देता हूं, अगर आप कोई टबैको प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 28% टैक्स होने के साथ साथ, सर आपको पता है बेटा सरकार क्या करती है, इन चीजों को डिस्करेज करती है, ठीक है ना। सरकार थोड़ी चाहती है चीजें बिके, ठीक है ना। इतनी वार्निंग्स देने के बाद भी लोग खरीदते हैं। अरे सिगरेट स्मोकिंग लिख दिया इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिख दिया लीकर कॉजेस कैंसर, दुनिया को थोड़ी अकल आती है। तो सरकार कहती है अच्छा ठीक है तुमने मरना ही है तो टैक्स दे के मरो, ऐसे क्यों मर रहे हो, ठीक है ना। तो खाली 28% नहीं सर, सेस बहुत तगड़े तगड़े 160% सेस टैक्स, कितना 188%। और कई टबैको प्रोडक्ट है जिनके ऊपर 200% सेस है बेटा, 220% सेस भी है, यानी कि बेटा कहां का 250-250% टैक्स जाके मरता है, ठीक है ना। सिगरेट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 200% टैक्स लगता है, यानी कि अगर सिगरेट बनती है 3 रुपए की तो 6 रुपए का टैक्स है, तब जाके कहीं 9 की बिकती होगी, मुझे नहीं पता खैर कितने की बिकती है, वो तो बीडी को पता। अच्छा लो जी, बात समझ में आई? इतनी बात ओके है क्या? अरे बीड़ी का नहीं पता भाई, सिगरेट की बात हो रही ना यार, तूने कहा था बीड़ी अब स्टैंडर्ड वाली होगी, सिगरेट पीने लगी। अच्छा लो प्यारे बच्चों, बाबू बात समझ में आई? 0 का लॉजिक समझ में आया, 5 का लॉजिक समझ में आया, 28 का लॉजिक समझ में आया। अब सुनना सर ये क्या है, 12 और 18 क्या चीज है बाबू? ये दोनों को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज रेट ऑफ ड्यूटी। स्टैंडर्डाइज रेट है ये, मतलब सर स्टैंडर्डाइज है। अब इंडिया में 60,000 कॉमोडिटी बिकती है, 60,000 गुड्स और सर्विस मिलाकर बिकते हैं इंडिया में, जिसमें से बेटा अगर मैं बोलूं 0, 5 और 28 में ज्यादा से ज्यादा 1 से 2,000 प्रोडक्ट आते हैं। कितने रह गए? 58,000 गुड्स और सर्विस। सर सरकार को समझ ना आया किस पे क्या लगाए, सरकार ने आधे को डाल दिया इसमें और आधों को डाल दिया इसमें, इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टैक्स रेट। समझ आई बात? ऑल क्लियर? 0, 5, 12, 18, 28, ठीक है ना। एक स्पेशल काइंड में मैंने सेस की बात कर ली बेटा, टबैको रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं सबके ऊपर 160, 170, 180 सरकार ने अपनी हिसाब से अपनी मर्जी से बेटा भर भर के टैक्स लगा दिया। मरो और टैक्स दे के मरो, ठीक है ना। ऐसे तुम्हें भी तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ठीक है ना, टैक्स दे के मिलेगी। लो जी बाबू, और बेटा स्पेशल काइंड ऑफ टैक्स रेट है 3%। 3%। अब ये क्यों करा बेटा बाबू? जितनी भी ज्वेलरी गोल्ड और सिल्वर बिकती है सब पे 3% है। अब आपको लग रहा होगा यार इट इज अ लग्जरी, 28% लगाते इस पे तो ज्वेलर्स खा जाते। अब क्या होता है यार, कई बार ना हम इलेक्शन जीतने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। यकीन मानना मेरे हिसाब से तो 28 लगना चाहिए यार, क्या लग्जरी है यार, टैक्स पे करो, इतना तुम कमाते हो यार, क्या दिक्कत क्या है तुम्हारे को? और वैसे कौन सा तुम्हारी जेब से जा रहा है, तेरा तो कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। सर 3% क्यों लगाया? सर बेसिक वजह यह है बेटा, इंडिया में आपको पता है ना कस्टम्स, पता है ना, शादी होनी है, इतने गोल्ड इतने ज्वेलरी खरीदनी है, सरकार को पता था अल्टीमेट बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर। वो मर जाएंगे बेटा कंज्यूमर जिन्होंने दहेज में इतना गोल्ड देना है, इतना सिल्वर देना है। तो बेटा एक तो वजह ये थी सरकार का टैक्स रेट कम रखने की। दूसरी वजह वैट में ना गोल्ड पर 1% टैक्स था, अगर 1 से सीधा उठाकर आप 28 कर देते तो देश में बवाल छिड़ जाता। इस वजह से बेटा अभी आपको 3 में ही रखा गया। बढ़ना तो सबके ऊपर है, मतलब मेरे को कभी कभी सोच के हैरानी होती है कि अब आप 1 जनवरी को कपड़े का टैक्स 5 से उठाकर 12 करने जा रहे हो। शायद किसी को न्यूज का आइडिया हो जिसके घर में चल रही हो चर्चा ऐसी। यार मुझे बड़ा दुख होता है यार, कपड़ा बेसिक नेसेसिटी, हर रोटी कपड़ा मकान 3 तो चीजें हैं, इनको तो टैक्स में आपको लाना ही नहीं चाहिए।
आप पहले टैक्स में ले आए, चलो कपड़े को 0 से 5 में लेकर आए, चलो वो भी लोगों ने बर्दाश्त कर दिया, अब आप 5 से 12। मतलब कई चीजें तो अंधा कानून ही चलता है हमारे देश में, ठीक है ना। आप सोच ही नहीं रहे कोई चीज नेसेसिटी है, नेसेसिटी के ऊपर आप टैक्स कैसे लगा सकते हैं। क्लियर बात? खैर लॉजिक क्लियर है और सारी चीजों का। सर कुछ ना कुछ तो सीखने को पक्का मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना सीखे आप कुछ चले जाओ। करते हैं और बात। बाबू सब सामने देख रहे हैं बेटा, जीएसटी में 2 तरीके की सप्लाईज होती हैं। एक सप्लाईज को हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज और दूसरे को हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। सर बहुत अच्छे से पता होगा सारे बच्चों को, ये तो हमने जीएसटी में प्रैक्टिकल करा है बेटा। इंट्रा स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज। इंट्रा स्टेट क्या होता है? विद इन द सेम स्टेट, ठीक है ना। और इंटर स्टेट बेटा आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ स्टेट, ठीक है ना। जब आप एक स्टेट की बाउंड्री से बाहर गुड्स बेचते हो बेटा, तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाईज। सर जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हैं तो आप 2 टैक्स चार्ज करते हैं, नोन एज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और बेटा जब आप इंटर स्टेट सप्लाईज करते हैं तो बेटा आप टैक्स चार्ज करते हैं आईजीएसटी। ये पता है क्या आपको? इतनी बात कोई दिक्कत तो नहीं, ये तो सब ओके है बेटा। जब भी मान लो आपका जो प्रोडक्ट है वो 5% की कैटेगरी वाला है, ठीक है ना। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो बेटा 5% की कैटेगरी में, यूपी का कोई पर्सन यूपी के ही पर्सन को बेच रहा है और जो प्रोडक्ट बेच रहा है बेटा वो 5% की कैटेगरी में। तो बेटा जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाईज करते हैं 2 टैक्स लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और कितना लगाएंगे? आधा आधा। यानी कि मेरा प्रोडक्ट 5% वाला है तो सीजीएसटी लगेगा 2.5%, एसजीएसटी लगेगा 2.5%। ये पता है? बता दो, ये तो पता है ना। और आईजीएसटी लगता तो मतलब आप यूपी में हो और बेटा बेच रहे हो बाबू यूके को यानी कि उत्तराखंड को, तो बेटा कितना टैक्स लगाओगे? आईजीएसटी पूरा 5%। अगर 12 वाला होता तो 6 लगता, ये पूरा 12। 18 वाला होता 9 और वो पूरा 18। कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़ाऊंगा आपको आगे। सर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जब जीएसटी आया था तो कितने टैक्सेस खत्म हुए थे? 17 टैक्सेस खत्म हुए थे। सबके नाम याद नहीं रखने, आपके लिए जरूरी भी नहीं है। मैं तो 17 के 17 बता दूंगा और बेटा बहुत हाईएस्ट लेवल पे ले जाऊंगा, पर इतना परेशान नहीं करना आपको। जितना जरूरी है बात उतने की करते हैं। 12th में भी इतना जरूरी नहीं है। 17 नहीं पता होंगे किसी 12th के बच्चे को, गारंटी, ठीक है। आपके लिए जो जरूरी है वो सुन लो। सर सबसे पहले एक टैक्स खत्म हुआ, आपके लिए टैक्स, मेरे लिए एक सिस्टम, वैट यानी कि सेल्स टैक्स खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा टैक्स जो खत्म हुआ सर्विस टैक्स। आपको पता है बेटा सर्विस टैक्स अलग लगता था, ये गुड्स पे लगता था, ये सर्विस पे लगता था। और आज की तारीख में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आज की तारीख में ये कहते हैं गुड्स और सर्विस में कोई फर्क थोड़ी होता है, दोनों का काम क्या है बेटा? सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट। तो दोनों पे एक जैसा टैक्स लगना चाहिए, ठीक है। अभी एक डोमिनोज की हिस्ट्री भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना, वैट वाले टाइम की। आपको सुन के बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो जी सुनना। सर वैट समझ में आया, सर्विस टैक्स समझ में आया। बाबू एक टैक्स और लगता था नोन एज लग्जरी टैक्स, एक और टैक्स लगता था नोन एज एंटरटेनमेंट टैक्स, एक और टैक्स लगता था एक्साइज ड्यूटी। सर इन 5 को बस आप याद रख लो, बाकी सब तो झेल नहीं है, बाकी मुझे और कुछ खासी बात नहीं करनी। सर वैट कौन लगाता था? स्टेट गवर्नमेंट। सर सर्विस टैक्स सेंटर लगाता था, एक्साइज भी सेंटर लगाता था। एक्साइज ड्यूटी क्या होती थी? एक्साइज ड्यूटी होती थी बेटा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे लगती थी। अगर आप इंडिया में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे तो आप टैक्स देंगे नोन एज एक्साइज ड्यूटी, और अगर इंडिया में गुड्स बेचेंगे तो आप टैक्स देंगे नोन एज वैट। अगर इंडिया में सर्विस देंगे तो बेटा एक टैक्स देंगे नोन एज सर्विस टैक्स। अगर बेटा इंडिया में होटल चलाएंगे तो टैक्स देंगे लग्जरी टैक्स। इंडिया में बेटा अगर आप कोई एंटरटेनमेंट सर्विस देंगे जैसे कि क्रिस्टल वर्ल्ड देता है, रिक्रिएशनल सर्विस जैसे कि मूवी थिएटर, एसआरएस सिनेमास देते हैं, ये सब बेटा एंटरटेनमेंट टैक्स दिया करते थे। लेकिन बेटा जीएसटी आते ही ये सारे टैक्स सबस्यूम हो गए जीएसटी में, और इनके साथ साथ 12 और। तो आपको बता देता हूं बेटा 8 या 9 टैक्स, 8 टैक्स गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 9 टैक्स गए थे स्टेट गवर्नमेंट के। 8 टैक्स सेंटर के और 9 टैक्स स्टेट के, ये सब चले गए बेटा जीएसटी के अंदर, खत्म कर दिए गए, ठीक है जी। सामने देखना और बात करते हैं। सर ये जो कंपोनेंट होता है ना एसजीएसटी, अब जब आप टैक्स देते हो सर दिन भर में कितना काम होता होगा, आप समझ सकते हो। इतनी सारी इंडस्ट्री है बेटा। पता है आपको यूपी में कितने लोग जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है? कुछ 1.5 करोड़ के आसपास। ये सब यूपी है,
तो ऑल ओवर इंडिया तो होगा अच्छा खासा, ठीक है ना। 10-15 करोड़ फर्म तो रजिस्टर्ड होंगी ना। कोई टैक्स लगा रहा है, CGST SGST, कोई लगा रहा है IGST, कोई कहाँ बेच रहा है, कोई कहाँ बेच रहा है। आपको बता देता हूं, एट द एंड जो ये कंपोनेंट इकट्ठा होता है, मान लो सरकार के पास ये इकट्ठा हुआ 50,000 करोड़, ये इकट्ठा हुआ 20-30 हजार करोड़, ये भी इकट्ठा हुआ कुछ, ये दोनों सेंटर गवर्नमेंट की जेब में, IGST भी और CGST भी। ये कहां जाता है? ये जाता है स्टेट के, सारी स्टेट के पल्ले, उसी रेशो में बांट देते हैं जिस रेशो में वैट इकट्ठा करते थे। तो लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं। समझ में आया सर? समझ नहीं आया क्या? सरकार के पास तो 3 तरीके के टैक्स इकट्ठे होंगे ना अल्टीमेट। आपको थोड़ी पता है ये बात का कि ये सेंटर की जेब में जाता है, स्टेट की। मैं बता रहा हूं पहली बार कि ऐसा जाता है ये। क्लियर बात? अच्छा, GST के सारे डिसीजन कौन लेता है ये तो बता दो सर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये पेपर में आएगा। कौन लेगा? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और ऑफ एनी स्टेट। सारे नहीं लेता। अभी बताता हूं चौहान को कि कैसे लिए जाते हैं डिसीजन, बहुत आराम से सुनना, ठीक है ना। वैसे तो जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है वो डिसीजन कुछ नहीं लेता है, तुम गलत सोच रहे बेटा। डिसीजन कौन लेता है? डिसीजन लेती है GST काउंसिल। सुने क्या किसी ने कोई टर्म? नहीं सुनी? अबे क्या बात कर रहे हो, कभी सुना नहीं? GST काउंसिल की 8-27 मीटिंग चल रही है, 8-28 मीटिंग चल रही है। सर कितनी बार न्यूज में आता है कि आज ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग का नंबर भी आता है। चलो खैर, काम की बात तो हम सुनते नहीं। इंस्टा पे एक नया अपडेट आया, हाँ ये सुना है बेटा। GST काउंसिल सारे डिसीजन लेती है GST से रिलेटेड। GST काउंसिल बनती कैसे? कौन है GST काउंसिल में? सर समझना बाबू, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन वर्ड किसके लगाया जाता है? सेंटर के लिए, यानी कि निर्मला सीतारमन जी, ठीक है ना। ज्यादा इज्जत नहीं, मेरे को ही बना देते इससे बढ़िया तो बेटा। और सारे स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। अरे ठीक है यार, बस क्या बोलूं, अभी बाद में करूंगा बात, जितनी मर्जी करवा ली उस चीज पे तो बात। बेटा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, सर ये बहुत काम की बात है ऋतिक भाई। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर मिलके बनती है GST काउंसिल। पता कितने हैं? सारी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। हर स्टेट में भी तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। तो मैं कैसे समझाई जाए बात कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इट इज डिवाइडेड इनटू मिनिस्ट्रीज। पता है ना, कितनी बार बोली है बात? सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में डिवाइडेड होती है ना। ये रेलवे मिनिस्ट्री, ये लॉ मिनिस्ट्री, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री सर होती है ना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। सर स्टेट भी तो डिवाइडेड होती है, तो हर स्टेट के पास फाइनेंस मिनिस्टर होता है और बेटा सेंटर के पास भी होता है। तो बेटा ये बाबू 28-29 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर और एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिलके क्या बना? GST काउंसिल। इसके अलावा भी कुछ लोग मेंबर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी और भी होते हैं मेंबर, लेकिन ज्यादा नहीं उलझो, जितना आपके लिए जरूरत है उतना बता रहा हूं। आपको यह भी बता देता हूं, सुनना। लॉ इतना खतरनाक, इतना मजेदार इन्होंने बनाया। ये कहते हैं अगर GST काउंसिल में कोई चीज 75% वोट लेके जाएगी वही पास मानी जाएगी, बाकी सब फेल। ठीक है? अब वोट किसको कितने होते हैं ये भी समझ लो बाबू। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को 2/3 वोट है, यानी कि इसका हिस्सा 66%। 66% वोट इसके पास है। और बेटा सारे स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर को मिलाकर 34% वोट इसके पास है। और डिसीजन कब पास होगा? जब 75% वोट मिलेंगे। ना तो ये अकेला कुछ कर सकता, ना ये अकेले कुछ कर सकते। यानी कि जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे एग्री हो नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और अभी आपको बता देता हूं काम की बात। मोदी जी का बर्थडे था, एक 5 दिन पहले न्यूज शुरू हुई। एक तो हमने वो करना है 100 करोड़ वैक्सीनेशन क्रॉस करना है, उस दिन का एम था। और एक एम और था कि पेट्रोल डीजल 5 चीजें आज भी GST के बाहर है, ये पता है? 5 चीजें आज भी आउटसाइड द परव्यू ऑफ GST है। सबसे पहले एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। वैसे मेरे वर्ड पे गौर फरमाना, मैं तो खैर बाल की भी खाल निकाल दूंगा इस चीज में। मैंने क्या बोला? एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैं कभी नहीं बोलता एल्कोहलिक लिकर, लोग यही बोलते हैं एल्कोहलिक लिकर। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो अल्कोहल जो पीने के लिए इस्तेमाल होती है। सर आपको पता है बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज होती है अल्कोहल, वो GST में है। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस,
एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो जिससे एरोप्लेन उड़ाए जाते हैं। ये 5 चीजें जीएसटी में नहीं है, ठीक है ना। इनके ऊपर टैक्स पता कितने लगते हैं? ख्वाब के पार। पेट्रोल कितने का आता है इंडिया में? 35 रुपए। 35 रुपए कितने का चल रहा है? 100 क्रॉस, 70 रुपए का टैक्स, मतलब 200%। आज भी पेट्रोल के ऊपर एक्साइज लगा रही है सेंटर, आज भी पेट्रोल के ऊपर वैट लगा रही है स्टेट, और इतना टैक्स लगा देते हैं बेटा कि 70 रुपए टैक्स बैठ जाता है 35 रुपए की चीज के ऊपर, और 105 का बिक रहा है। तो बेटा अब सबको पता था जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स रेट इज 28%। किसको लेकर आओ जरा, पेट्रोल और डीजल को भी जरा लेकर तो आओ एक बार जीएसटी में। और अगर ये ले आए जीएसटी में तो क्या होगा? 35 रुपए की चीज ज्यादा से ज्यादा कितना टैक्स लगा लेंगे? 30%, 28%, मतलब मैं रफली बोल रहा हूं 30%, यानी कि 10 रुपए का टैक्स। तो पेट्रोल कितने का बिकना चाहिए इंडिया में? 45 रुपए लीटर। तभी तो लेके नहीं आए। आपको क्या लगता है? तभी तो लेके नहीं आए। तो अब ये बात आ रही थी मोदी जी के बर्थडे से 5 दिन पहले कि इसको ला रहे हैं जीएसटी में। मैंने कहा चलो जी, मजा आ जाएगा, इंडिया का भी भला हो जाएगा कुछ। इतनी न्यूज फैली। जब बेटा मीटिंग हुई जीएसटी काउंसिल की तो 5-7 स्टेट ने मना कर दिया, हम तो नहीं कह रहे, हमारा इतना सारा रेवेन्यू चला जाएगा। और सबसे पहले मना करने वाली स्टेट थी यूपी। जहां पूरा राज है हमारा, उन्होंने मना कर दिया। सर मेन रेवेन्यू है सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट मेन जिससे कमाती है वो बेटा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोल डीजल, ये मेन कमाई है स्टेट की। स्टेट अपनी कमाई छोड़ना नहीं चाहती। कहां लेके जाओगे 2800, इतना नुकसान कराओगे, हमें नहीं देना। तो अब पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब आएगा। खैर ठीक है जी, बात समझ में आई बेटा। चलो अब 1 मिनट के लिए सामने देखना। सर एक और किस्सा डिस्कस कर दो डोमिनोज वाला, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ये चीज सुनकर मजा आएगा, ठीक है ना बाबू। काम की बात। अच्छा ये पता है क्या किसी को सर्विस टैक्स का रेट क्या था? सर्विस टैक्स का रेट क्या था जब सेंटर लगाती थी? एक ही रेट पे सर्विस टैक्स लगता था, 12.36%, ठीक है ना। एक ही रेट पे टैक्स लगता था, सर्विस टैक्स 12.36%, ठीक है जी। ये समझ में आई? करूं आगे बात बाबू। एक टाइम था जिस टाइम पर ना एक केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है ना, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी डिसाइड नहीं कर पाई, इतना परेशान हुआ। क्या मैटर था मैं बता देता हूं। एक इंसान रेस्टोरेंट में गया, ठीक है ना, और रेस्टोरेंट में उसने बेटा मिनरल वाटर की बोतल मंगाई, ठीक है, और बेटा बिल आया, 5 स्टार होटल था, मिनरल वाटर की बोतल का बिल आया 300 रुपए, ठीक है। वो तो बिल देते हैं पक्का, 300 रुपए का बिल दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। और उसने उसको चैलेंज कर दिया पहले लोअर लेवल कोर्ट, और वो लड़ते लड़ते मुद्दा पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। वो पर्सन बिल्कुल सही बात बोले कि भाई एक बात बताओ, मेरे से आप एमआरपी से ज्यादा कैसे चार्ज कर सकते हो? एमआरपी मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इससे ज्यादा तो चार्ज करने का मतलब ही नहीं। 20 रुपए ले लो, मैं तो देने को तैयार हूं। और बेटा होटल, उनके आर्ग्यूमेंट कमाल आर्ग्यूमेंट। उन्होंने कहा अच्छा पहले मेरी बात सुन, ये बोतल को ठंडा किसने किया? मैंने किया ठंडा, ठीक है ना। मेरे वेटर ने इतने प्यार से अपने हाथ से डाल के दिया, उसके पैसे नहीं लूंगा मैं, उसके पैसे हैं ये। सर अच्छा एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, सर्विसेज इन्वॉल्व हैं या सिर्फ गुड्स हैं? मजा तो अब आएगा ना सर। देखो मतलब ऑल्दो इस चीज का आपसे कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन आपको सुन के मजा आएगा ना। आप बैठते मेरे पास आगे इसलिए हो ना कि कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। बाबू एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में हम खाना खाते हैं, सिर्फ गुड्स हैं या सर्विसेज भी हैं? सर्विसेज भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे पड़ गई, इस बात को पकड़ लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जब रेस्टोरेंट वाले ने इतना बढ़िया लॉजिक दिया, पहले तो रेस्टोरेंट पे ना सिर्फ सेल्स टैक्स लगता था। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा क्या बढ़िया कमाल लॉजिक दे रहा है बेटा रेस्टोरेंट, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करी अच्छा मतलब रेस्टोरेंट पे हमें सर्विस टैक्स भी मिलना चाहिए। जितना आप बिल दोगे उसमें सर्विसेज भी हैं, गुड्स भी हैं। तो और ये लड़ाई चलती रही, और एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था बेटा इस चीज को कि आप क्या कर लो, मान लो रेस्टोरेंट में आप जितना खाना खाना चाहते हैं 60% गुड्स हैं,
तो 60% पे तो आपको क्या देना चाहिए बेटा, सेल्स टैक्स, और 40% पे क्या देना चाहिए, सर्विस टैक्स। बाद में बेटा यूपी गवर्नमेंट ने इसको अलग चैलेंज करा और एट द एंड सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप देख लो भाई जैसे देखना है। और आपको बता देता हूं, जब हम डोमिनोज में जीएसटी आने से पहले पिज्जा खाते थे तो क्या होता था। अब क्या, अब सुनना, ये बड़े मजेदार किस्सा है, आपको नहीं पता होगा। जिस दिन मेरे टीचर ने मुझे समझाया था ना, उसी दिन डोमिनोज जाके मैं देख के आया था सच में ऐसा टैक्स लगता है क्या। अब आप नहीं देख सकते, आपकी किस्मत नहीं है ऐसी। अब आप जीएसटी देखा ना बाबू, तो ऐसे बिल आता था, मैं बताता हूं, सेल प्राइस 200 प्लस वैट। यूपी गवर्नमेंट तो मानती नहीं, यूपी गवर्नमेंट कहती बाढ़ में गया, हमें नहीं कुछ सुनाई देता, सारा का सारा क्या है, सारा का सारा गुड्स है। क्योंकि अगर यूपी गवर्नमेंट मान दे तो उनका टैक्स उनकी जेब से चला जाता है। तो उन्होंने कहा सारा का सारा टैक्स है, 14.5% हम तो लेंगे टैक्स। और 29 रुपए टैक्स लगता था वैट 14.5%। और सर्विस टैक्स कैसे ना लगे, वो सुप्रीम कोर्ट की बात कैसे डाल दे, वो क्या 40% तो सर्विस है। तो बेटा 12.36 इज द कंप्लीट रेट, इसका आप 40% टैक्स लगाते थे, जो लगभग आता था 4.944%, लगभग 5%। यानी कि बेटा 10 रुपये 39 रुपए का टैक्स। मतलब 100% वैल्यू पे आप ले रहे हो वैट और 40% वैल्यू पर ले रहे हो आप सर्विस टैक्स। यानी कि मैं 100 रुपए की चीज खा रहा हूं, 140 पे टैक्स दे रहा हूं। इतने गधे वाले लॉ रहे हैं इंडिया में, पता है आपको। और जब जीएसटी आया उसने तो कह दिया देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस। आप चाहे मान लो इसको गुड्स, चाहे मान लो सर्विस, हमें क्या फर्क पड़ रहा, एक ही बार टैक्स लगेगा जीएसटी। तो मजा आ गया आपका। और बाबू इतनी सहूलियत की बात, मैं तो कह रहा हूं बेटा सिर्फ जीएसटी आज की तारीख में 5% लगता है, 10 रुपए। मतलब कितना सस्ता हो गया पिज्जा। आपको हर हफ्ते 2-3 तो खाने ही चाहिए। 39 रुपए का टैक्स देते थे, 10 रुपए पे आ गए। क्या बताओ यार। मुझे कभी कभी लगता है यार डोमिनोज को मुझे पैसे देने चाहिए, मैं इतनी पब्लिसिटी करता हूं इनकी। चलो खैर, लेट इट बी। समझ आई बात। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। जीएसटी फिनिश। बाय बाय।